जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर आप लोगों का तहे दिल से वेलकम स्टडी एट घर पे के चैनल पे। क्योंकि ये वीडियो जो आपका है ये पार्ट 2 है। किसका? द लास्ट लेसन का। अगर आपने नहीं देखा होगा फर्स्ट पार्ट तो ज़रूर देखिएगा। ये हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि उसमें आपको अबाउट द आथर और अबाउट द लेसन के बारे में अच्छे से बताया गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा। तो हम ने बताया कि आपको किस तरह से द लास्ट लेसन में इन्होंने अल्फोंसो डोडेट ने लिखा है। तो राइटर इसमें क्या बोलता है कि उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत देरी से रवाना हुआ और मुझे डांट पड़ने का बहुत अधिक डर था, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि एम हैमेल कह चुके थे कि वे हमसे पार्टिसिपल के विषय में प्रश्न पूछेंगे। मुझे इनके बारे में प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं था। एक क्षण के लिए मैंने भाग जाने और घर से बाहर दिन बिताने के बारे में सोचा। दिन जो था बहुत गर्म एवं चमकीला था। जंगल के छोर पर पक्षी चहचहा रहे थे और आहरा मशीन के पीछे खुले खेतों में पर्सिया के सैनिक अभ्यास कर रहे थे। यह सब पार्टिसिपल के नियमों से कहीं ज़्यादा मनमोहक था, किंतु मुझ में विरोध करने की शक्ति थी और मैं तेजी से स्कूल के लिए चल पड़ा। जब मैं सभागार के पास से गुजरा तो सूचना पट के सामने भीड़ थी। पिछले 2 वर्ष से हमारे सारे बुरे समाचार यहीं से आए थे। हारे हुए युद्धों के समाचार, सेना में भर्ती के कानूनी आदेश संबंधी समाचार, सेना अधिकारी के आदेशों से संबंधी समाचार। और मैंने बिना रुके अपने मन ही मन में सोचा, अब क्या बात हो सकती है। फिर जैसे ही मैं अपनी पूरी तेजी के साथ चला, वाक्टर नाम का जो लोहार था, जो वहां अपने प्रशिक्षु के साथ समाचार पढ़ रहा था, पीछे से पुकार कर मुझसे कहा, इतनी जल्दी मत करो लड़के, स्कूल पहुंचने के लिए तुम्हारे पास ढेर सारा समय है। मुझे लगा वह मेरा मजाक उड़ा रहा था और मैं बुरी तरह हाँफता हुआ एम हैमेल के छोटे बगीचे में पहुंचा। आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था, अफरा तफरी शोरगुल होता था जिससे बाहर गली में सुना जा सकता था। मेजों का खोला जाना और बंद किया जाना, बेहतर समझने के लिए कानों पर हाथ रखकर समवेत स्वर में पाठों को जोर जोर से दोहराना और अध्यापक के विशाल पैमाने का मेज से टकराना। परंतु अब सब कुछ इतना शांत था। मुझे भरोसा था कि हो हल्ला के बीच में बिना किसी को दिखाई पड़े अपने मेज पर पहुंच जाऊंगा। परंतु उस दिन हर चीज सचमुच रविवार की सुबह जितना ही शांत होना था। खिड़की में से मैंने अपने सहपाठियों को देखा। वे पहले ही अपना स्थान ग्रहण कर चुके थे और एम हैमेल अपने भयानक डंडे को बगल में दबाए इधर से उधर घूम रहे थे। मुझे दरवाजा खोलना पड़ा और सबके सामने अंदर जाना पड़ा। आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना शर्मिंदा था और कितना डरा हुआ था। परंतु कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। एम हैमेल ने मुझे देखा, बड़ी दयालुतापूर्वक कहा, नन्हे फ्रेंच, जल्दी से अपनी जगह पर जाओ, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। और मैं बेंच से कूदकर अपनी डेस्क पर बैठ गया। तब तक मैंने यह नहीं देखा, हमारे अध्यापक ने सुंदर हरा कोट, अपनी झालरदार शर्ट
और काली छोटी सिल्क की टोपी पहन रखी थी और जिस पर कशीदाकारी की गई थी और जिन्हें वे निरीक्षण तथा पुरस्कार वितरण के दिनों के अलावा कभी नहीं पहनते थे। इसके अलावा पूरा विद्यालय बहुत ही विचित्र तथा गंभीर लग रहा था। किंतु जिस चीज ने मुझे सर्वाधिक चकित किया वह यह थी कि सदा खाली रहने वाली पीछे की बेंचों पर गांव के लोग हमारे तरह ही चुपचाप बैठे थे। अपना तिकोना टोप पहने हुए बूढ़ा, भूतपूर्व मेयर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर और इनके अलावा कई अन्य सभी दुखी दिखाई दे रहे थे। और बूढ़ा व्यक्ति एक पुरानी बाल पोथी लाया था जिसके किनारे अंगूठों से मेज नहीं क्या पेज पलटने के कारण गंदे हो रहे थे और उसने इसे अपने घुटनों तक खुला रखा था और उसका बड़ा चश्मा पृष्ठों पर पड़ा था। जबकि मैं इस पर विचार कर ही रहा था, एम हैमेल अपनी कुर्सी पर बैठ गए और गंभीर और विनम्र अंदाज में, जिसका प्रयोग उन्होंने मेरे लिए किया था, बोले, मेरे बच्चों, यह अंतिम पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाए जाने का आदेश बर्लिन से आ गया है। नए अध्यापक कल आ जाएंगे। यह आपका फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ है। मैं चाहता हूं आप बहुत एकाग्र रहें। ये शब्द मेरे लिए बिजली की कड़कड़ाहट की तरह थे। हाय अभागे लोग! सभागार पर उन्होंने यही लगा दिया था, फ्रेंच भाषा का मेरा अंतिम पाठ। अरे, मैं मुश्किल से ही लिखना जान पाया था। मैं आगे कभी नहीं सीख पाऊंगा। वहीं और उसी समय मुझे रुक जाना होगा। हाय, मैं अपने पाठ याद ना करके पक्षियों के अंडे ढूंढने और सार पर फिसलने पर कितना दुखी हो रहा था। मेरी पुस्तकें जो थोड़ी देर पहले ले जाने में भारी और बड़ी समस्या लग रही थी, मेरी व्याकरण और संतों का इतिहास अब पुराने मित्र जैसी लग रही थी जिन्हें मैं त्याग नहीं सकता था। और एम हैमेल के बारे में भी इस विचारने की वे जा रहे थे कि मैं अब उनसे फिर कभी नहीं मिल सकूंगा। मुझे उनके डंडे के बारे में और वे कितने बदमिजाज थे, इस बारे में सब कुछ भुला दिया। बेचारा आदमी। यहाँ बेचारे गुरुजी, इस अंतिम पाठ के सम्मान में उन्होंने रविवारीय सुंदर कपड़े पहने थे। और अब मैं समझ गया कि गांव के बुजुर्ग लोग कमरे में पीछे क्यों बैठे थे। इसीलिए कि उन्हें भी दुख था कि वे और ज़्यादा स्कूल नहीं गए थे। हमारे अध्यापक की 40 वर्ष की निष्ठापूर्ण सेवा के लिए धन्यवाद देने और जो देश अब उनका नहीं था, उस देश को सम्मान प्रदर्शित करने का यह उनका अपना तरीका था। जब मैं इन्हीं सब बातों के बारे में सोच रहा था, तब मैंने अपने नाम को पुकारा जाते हुए सुना। अब बोलने की मेरी बारी थी। बिना किसी गलती के पार्टिसिपल के भयानक नियम को पूरा जोर जोर से और स्पष्ट सुनाने में समर्थ होने के लिए मैं क्या कुछ नहीं करने को तैयार था। अर्थात मैं पार्टिसिपल के कठिन नियमों को जोर जोर से और स्पष्ट रूप से बिना किसी त्रुटि के पढ़ने को बहुत इच्छुक था। किंतु मैं पहले शब्दों पर ही उलझ गया। मेज पकड़कर खड़ा रहा। मेरा दिल धक 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 धड़क रहा था और मुझे ऊपर की ओर देखने की हिम्मत न थी।
मैंने एम हैमेल को मुझसे कहते हुए सुना, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं फ्रेंज, तुम्हें अवश्य ही काफी बुरा महसूस हो रहा होगा। देखो ऐसा है, प्रतिदिन हमने स्वयं से कहा है, अरे मेरे पास काफी समय है, मैं इसे कल सीख लूंगा, और अब तुम देख रहे हो कि हम कहाँ गए हैं। हाय, अल्सास के साथ यही बड़ी परेशानी है, वह सीखने को कल के लिए टाल देती है। अब बाहर के लोगों के पास आपसे कहने का अधिकार होगा। ऐसा कैसे है? तुम फ्रांसीसी होने का नाटक भी करते हो, और फिर भी तुम ना तो अपनी भाषा लिख सकते हो और ना ही बोल सकते हो। किंतु नन्हे फ्रेंच, तुम ही सबसे बुरे नहीं हो। हम सबके पास स्वयं को दोष देने के लिए पर्याप्त कारण हैं। तुम्हारे माता पिता तुम्हें शिक्षा दिलवाने के पर पर्याप्त उत्सुक नहीं थे। वे तुम्हें किसी फार्म या आरा मशीन पर काम पर लगाना ज्यादा पसंद करते थे ताकि थोड़ा सा अधिक धन मिल सके। और मैं भी दोषी हूं। क्या मैंने तुम्हें पाठ सिखाने के बजाय अक्सर अपने फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेजा? और जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था तो क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं की? फिर एक के बाद दूसरी बात करते हुए एम हैमेल फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात करते रहे, यह कहते हुए कि यह संसार की सबसे सुंदर भाषा है, सर्वाधिक स्पष्ट, सर्वाधिक तर्क संगत, और यह है कि इसे हमें अपने बीच सुरक्षित रखना और उसे कभी भी नहीं भूलना है। क्योंकि जब किसी देश के लोग गुलाम होते हैं, दोस्तों ध्यान से सुनना, क्या कह रहे हैं कि जब किसी देश के लोग गुलाम होते हैं तो जब तक वे अपनी भाषा से मजबूती से बंधे रहते हैं, तो यह ऐसा ही है मानो उनकी जेल की चाबी उनके पास है। फिर उन्होंने व्याकरण की एक किताब खोली और हमारा पाठ हमें पढ़कर सुनाया। मैं यह देखकर चकित था कि मुझे यह कितनी अच्छी तरह समझ में आ रहा था। उन्होंने जो कुछ कहा वह बहुत बहुत सरल लगा। मैं यह भी सोचता हूँ कि मैंने कभी इतने ध्यान से नहीं सुना था, और उन्होंने हर चीज को धैर्यपूर्वक कभी इतना अधिक स्पष्ट नहीं किया था। ऐसा लग रहा था कि बेचारा जाने से पहले वह जो कुछ जानता था उस सबको हमें दे देना चाहता था, और इसी सारी जानकारी को एक ही बार में हमारे दिमाग में डाल देना चाहता था। व्याकरण के बाद हमारा लेखन का पाठ हुआ। उस दिन एम हैमेल के पास हमारे लिए नई कापियां थीं जिन पर सुंदर वक्राकार शैली के हस्तलेख में लिखा गया था, फ्रांस अल्सॉस। वे ऐसी लग रही थी जैसे कि विद्यालय के उस कक्ष में सब और छोटे छोटे झंडे लहरा रहे थे हों, जो हमारी मेजों के ऊपर छड़ों से लटका दिए गए हों। काश आप सभी देखते कि सभी किस तरह अपने काम में जुट गए, और सब कुछ कितना शांत था। एकमात्र ध्वनि कागज पर पेनों की रगड़ की आ रही थी। एक बार कुछ भृंग भंवरा उड़कर अंदर आ गए, परंतु किसी ने उन पर ध्यान भी नहीं दिया। सबसे छोटे बच्चे ने भी ध्यान नहीं दिया, जो पूरे समय मछली पकड़ने के कांटों का चित्र बनाने में लीन थे, मानो वह भी फ्रांसीसी भाषा थी। छत पर कबूतर बहुत धीरे धीरे गुटरगू कर रहे थे, और मैंने मन में सोचा, क्या वे इन्हें भी जर्मन भाषा में गाने के लिए मजबूर करेंगे? कबूतरों को भी। जब कभी मैंने लिखते हुए देखा, ऊपर देखा, तो मैंने एम हैमेल को अपनी कुर्सी पर स्थिर बैठे हुए देखा। वे कभी किसी चीज को तो कभी किसी और चीज को घूर रहे थे।
मानो वे अपने मस्तिष्क में उस छोटे स्कूल कक्ष की प्रत्येक वस्तु को ठीक उसी तरह अंकित कर लेना चाहते थे जैसी कि वे दिख रही थीं। जरा सोचो, 40 वर्ष से वे इसी स्थान पर थे। उनका बगीचा उनकी खिड़की के बाहर था और उनकी जो कक्षा थी उनके सामने, बिल्कुल ऐसे ही, केवल मेज और कुर्सियां घिस घिस कर चिकनी हो गई थी। बगीचे में अखरोट के पेड़ अपेक्षाकृत लंबे हो गए थे तथा वह होप वाइन, एक प्रकार की जो बेल है जिसे उन्होंने स्वयं अपने हाथों से लगाया था, वह खिड़की से लिपटते हुए छत तक पहुंच गई थी। इस सब को छोड़ने से और ऊपर छत पर सामान को अपने संदूकों में पैकिंग करते हुए अपनी बहन के चलने की आवाज सुनकर इस बेचारे अध्यापक का दिल किस तरह टूट रहा होगा, क्योंकि अगले दिन ही उन्हें देश छोड़कर जाना था। किंतु उनमें हर पाठ को बिल्कुल अंत तक सुनने का साहस था। लेखन के पश्चात हमारा इतिहास का पाठ हुआ और फिर छोटे बच्चों ने जोर जोर से अपने बा, बे, बी, बो, बू बोले। कमरे के पिछले छोर पर बूढ़े हौशर ने अपना चश्मा पहन लिया था। अपनी पुस्तक को दोनों हाथों में पकड़कर वह उनके साथ बा, बे, बी आदि बोल रहा था। आप देख सकते थे कि वह भी रो रहा था। भावुकतावश उसकी आवाज में कांप रही थी। आवाज क्या थी? कांप रही थी। और उसे सुनना इतना हास्यास्पद था कि हम सब हंसना और रोना चाहते थे। ओह, क्या अंतिम पाठ मुझे कितनी अच्छी तरह याद है। अचानक चर्च की घड़ी ने 12 बजाए और फिर एंगुलस नामक प्रार्थना की घंटी बजी। उसी समय ड्रिल से लौटकर आते हुए पर्सिया के सैनिकों की तुरहियां हमारी खिड़कियों के नीचे बजती सुनाई दी। एम हैमल अपनी कुर्सी से खड़े हुए बहुत पीले पड़े हुए थे। मैंने उन्हें कभी इतना आत्मविश्वासी नहीं देखा था। मित्रों, उन्होंने कहा, मैं किसी बात ने उनका गला अवरुद्ध कर दिया। वे अपनी बात जारी ना रख सके। फिर वे श्यामपट्ट की ओर मुड़े, चाक का एक टुकड़ा उठाया और अपनी पूरी ताकत से उन्होंने जितने बड़े अक्षरों में वे लिख सकते थे वे लिखा। क्या? फ्रांस जिंदाबाद। फिर वे रुक गए और अपना सिर दीवार के सहारे झुका लिया और बिना कोई शब्द बोले उन्होंने अपने हाथ से हमारी तरफ इशारा किया। स्कूल की छुट्टी हो गई, आप जा सकते हो। तो दोस्तों, आपने देखा कितना शानदार, कितना मीठा और कितना प्यारा स्टोरी रहा द लास्ट लेसन का। और आपने फुल वीडियो वॉच किया, दिल से थैंक्स। और ऐसे ही प्यार देते रहना, दोस्तों के पास ज़रूर इसको जो है शेयर करना। और उम्मीद करते हैं कि आपका ये अपना चैनल जल्द ही ग्रो करता हुआ आपके प्यार से, आपके सपोर्ट से बढ़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप जो है रेडी रहिए, ऑडियो सुनने के लिए रेडी रहिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।